टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युकी। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युकी के बारे में, है ना। चैप्टर फर्स्ट के बारे में क्लास 12 का टॉपिक है ये फिजिक्स का। बच्चों सबसे पहला आता है मेरा स्थिर वैद्युकी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्थिर वैद्युकी, इकाई का नाम ही, तो हम लोग इकाई स्थिर वैद्युकी के बारे में समझते हैं। स्थिर वैद्युकी क्या होता है, उसके बाद फिर आवेश के बारे में, फिर करंट के बारे में, फिर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे से चीज़ें देखेंगे। अभी पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युकी। क्या होता है, हेडिंग समझ दो। स्थिर वैद्युकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं स्थिर आवेशों के प्रभाव जैसे वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युकी कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आवेश क्या होता है ना। चलिए, कोई भी पदार्थ होता है, मेटलिक या नॉन मेटलिक, है ना। मेटलिक लेते हैं हम लोग, कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी मेटल ले लो या नॉन मेटल कोई भी ले लो, या सबके घर में तार तो होता ही है ना, वायर तो होता है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ना। तो कोई भी पदार्थ, इसमें आवेश दो प्रकार से रह सकते हैं। आवेश दो प्रकार से होते हैं, या तो आवेश मेरा होता है स्थिर आवेश होगा, जो रुका हुआ आवेश होता है। आवेशों है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण ही मेरा, आवेशों के कारण ही हमारा धारा का प्रवाह होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आवेश दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो आवेश मेरा स्थिर आवेश होगा या तो आवेश गतिशील होगा। स्थिर आवेश ही होता है, गतिशील आवेश नहीं होता, क्योंकि गतिशील आवेश होगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, चलिए आवेश गतिशील कैसे होगा, जब उसको हम लोग किसी भी पदार्थ को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो आवेश होता है वो फ्लो होने लगता है, जिससे हमें करंट फ्लो होने लगता है, हमें विद्युत का महसूस होने लगता है। लेकिन मैक्सिमम आवेश हमेशा जब करंट फ्लो नहीं होता है, किसी बैटरी से नहीं कनेक्ट करते हैं, तब तक उसमें क्या होता है, स्थिर आवेश होता है। ओके, तब हम लोग स्थिर वैद्युकी, हेडिंग का नाम है स्थिर वैद्युकी, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्थिर आवेश के बारे में या गतिशील आवेश के बारे में। बच्चों स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो स्थिर वैद्युकी में क्या होगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के, ध्यान देना क्योंकि स्थिर वैद्युकी है तो किस आवेश के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेशों के एवं स्थिर आवेशों के प्रभाव, है ना, स्थिर आवेश या स्थिर आवेशों के प्रभाव। अब बात आती है स्थिर आवेश के प्रभाव क्या हो सकता है। देखो स्थिर आवेश के प्रभाव क्या हो जाएगा, वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत बल क्या होता है, चलिए ये मान लीजिए मेरा कोई पदार्थ है, इसको जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका एक अपना बल उत्पन्न करेगा ये, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वही होता है, आगे हम पढ़ाएंगे तुमको वैद्युत बल क्या होता है। तो किसी उसके वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युकी। फिर से मेरे साथ बोलो एक बार, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों या स्थिर आवेशों के प्रभाव जैसे वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युकी कहलाता है। जो स्थिर वैद्युकी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कमेंट करो। अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश, क्योंकि हम लोग आवेश के बारे में तो सबसे पहले आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का, है ना, द्रव्य बोलो या पदार्थ बोलो एक ही बात हुई। ओके, मैंने द्रव्य लिखा है। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह विशेष गुण है जिसकी सहायता से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र या प्रभाव उत्पन्न अथवा अनुभव किया जाता है। तो समझ में आया, ओके, कोई बात नहीं, एक एक लाइन का मतलब समझो। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश, तो किसी भी पदार्थ में क्या होगा, जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराएंगे, जब किसी पदार्थ में करंट फ्लो होता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो होता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें करंट फ्लो होगा किसी पदार्थ में तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें एक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। किसी भी पदार्थ में, जो हमारे घर का तार होता है, हमारे घर का वायर होता नहीं है ना, कनेक्शन होता है, उसमें जब हम लोग, हमारे घर के वायर में जब इलेक्ट्रिक फ्लो होती है बेटा, तो उसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तभी देखो ऊपर प्लास्टिक का रोप होता है, अगर वही क्षेत्र जिससे कि करंट ना हो, या फिर जो सड़कों पर अगर हम लोग देखे होंगे चलते समय, तो फिर मोटा सा तार होता है ना, उसमें कोई, है ना, प्लास्टिक वायर ने या प्लास्टिक का रोपिंग नहीं होती है, तो उसमें क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि अगर उसके पास जाते हैं कहीं के ना, बड़े बड़े खंभे होते हैं तो उसमें लिखा रहता है डेंजरस करके ना लिखा रहता है, तो इसीलिए लिखा रहता है, क्योंकि जब हाई इलेक्ट्रिक फ्लो होती है
तो उसके पास जाने पर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कैसे अट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसका तो एक प्रभाव है ना, अपना चुंबक का प्रभाव है, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो फिर से अब किसके कारण होता है ये? वैद्युत आवेश के कारण होता है। जब वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा, तो क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। तो किसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? वैद्युत आवेश के कारण। फिर से एक बार मेरा बात ध्यान सुनना, किसी भी पदार्थ में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या आता है? चुंबकीय प्रभाव आता है। तो हम लोग अगर हम तुमसे क्वेश्चन करते हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है, तो क्या बताओगे? वैद्युत आवेश के कारण। फिर से मेरा बात, अब डेफिनेशन पे आओ। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का वह विशेष गुण है जिसकी सहायता से वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, या उत्पन्न किया जाता है, या अनुभव किया जा सकते हैं। समझ में आया? एक बार बोलो सब लोग फिर से। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह विशेष गुण है जिसकी सहायता से वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं या अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया। इसी की दूसरी डिफिनेशन, हाँ बच्चे इस चैनल पे या यहाँ पर तुमको फिजिक्स की एक नहीं 2 से 3 4 डिफिनेशन पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अगला, पदार्थ पर उपस्थित वह मूल कारक जिसके कारण, पदार्थ तो पता ही ना, पदार्थ कोई भी पदार्थ पर उपस्थित वह मूल कारण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। चलिए, मेरा ये पदार्थ है, अब ऐसा कौन सा कारण है, कोई चुंबक होता है या लोहा, ये पदार्थ अगर किसी को आकर्षित करता है अपनी तरफ, ये पदार्थ मेरा, ध्यान देना, ये कोई पदार्थ ये अगर किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो किसके कारण आकर्षित करेगा? वैद्युत आवेश। अगर ये किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो किसके कारण है वो किसके कारण? चार्ज के कारण। ओके, तो कोई भी पदार्थ अगर किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है तो किसके कारण? वैद्युत आवेश के कारण। इस पदार्थ पर उपस्थित वह मूल कारण, इस पदार्थ में उपस्थित वह मूल के कारण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को दूसरा कोई मार्कर ले लो। ओके, ध्यान देना फिर से, पदार्थ पर उपस्थित वह मूल कारण, इस पदार्थ पर उपस्थित वह मूल कारण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। इसमें कुछ उपस्थित है, हमें नहीं पता क्या उपस्थित है, इसमें कुछ कारण उपस्थित है जिसके कारण ये इसको अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो वो कारण क्या है? वैद्युत आवेश है। इस पदार्थ में उपस्थित वह कारण जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। कौन सी डिफिनीशन आसान लगी बताइए, कमेंट करो। चलिए, कुछ इसमें नोट हम लोग बताते हैं। पदार्थ द्वारा आवेशों को ग्रहण कर लेना ही पदार्थ का वैद्युतमय कहलाता है। जब ये आवेश को ग्रहण कर लेगा, कोई भी पदार्थ अपने आवेश को ग्रहण कर लेता है तो वो कहा जाता है कि अब ये वैद्युतमयी हो गया है। जब वो आवेशों को ग्रहण कर लेता है, जब आवेशों को ग्रहण कर लेगा कोई पदार्थ, तो कहा जाता है कि वो आवेश क्या हो जाता है? वैद्युतमय हो जाता है। चलिए, दूसरा, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। सारे बच्चों को पता होगा, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है नेगेटिव चार्ज। चलिए, एक नोट करके हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो धनावेश तथा ऋणावेश का नाम, धनावेश और ऋणावेश का नाम, मैंने खोज नहीं बताया बेटा, मैं बोल रहा हूँ नाम। धनावेश और ऋणावेश का नाम 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब एक बात तो सबके दिमाग में आना चाहिए ना कि धनावेश और ऋणावेश का नाम किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कब दिया था? 1750 ईस्वी में, ठीक है, 1750 में। अब देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन का मुख्य अगर हम लोग कहते हैं, जिनका इन्होंने तड़ित चालक की खोज किया था, ठीक है, इनका प्रमुख आविष्कार है ना, यहाँ पर लिख देना, गलत दिखा है, प्रमुख आविष्कार क्या था? तड़ित चालक, ठीक है। चलिए, आगे दूसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनका मात्रक और बीमा वगैरह देखते हैं। तब तक इसको नोट कर लो बच्चों। ओके, अगला टॉपिक है मेरा, अगला टॉपिक वैद्युत आवेश का प्रतीक एवं मात्रक। वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग ने पढ़ा, अब इसका प्रतीक क्या होता है?
बच्चों प्रतीक किसका होता है, इसको प्रतीक किससे डिनोट करते हैं, क्यू से या कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, है ना, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक दो प्रकार का होता है, एक होता है एसआई मात्रक, एक होता है सीजीएस पद्धति में, है ना। तो एसआई मात्रक में होता है कूलॉम, याद रखना, एसआई मात्रक में होता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। सीजीएस में क्या उनका होता है, स्टेट कूलॉम, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं एस सी, सही से लिख लो, ओके। फिर से एक बार, प्रतीक क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, एसआई मात्रक होता है कूलॉम और सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम या एससी, है ना, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। अन्य मात्रक इसका और भी मात्रक है, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टेबल यूनिट, ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टेबल यूनिट एंड ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। बच्चों आई होप क्लियर हो गया ना, मात्रक सबको आया, यस या नो, आ गया ना, गुड, नोट कर लो। ओके चलो हो गया। अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ईएसयू एंड ईएमयू, रिलेशन बिटवीन ईएसयू और ईएमयू। चलो हम लोग पढ़ते हैं ईएसयू, अभी हमने पढ़ा ना ईएसयू क्या होता है और ईएमयू क्या होता है, क्योंकि ये दोनों को दोनों क्या है, चार्ज का है या फिर कह सकते हैं आवेश का क्या है, एक मात्रक है। तो अब ईएसयू और ईएमयू में संबंध होता है बच्चों। तो ईएसयू और ईएमयू में क्या संबंध है, ईएसयू और ईएमयू के बीच में संबंध हमें पता है, यहाँ पर लिख देना वी नो दैट, ओके, we know that 1 कूलम, एक कूलम में 3 × 10⁹ ESC होता है बेटा, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। एक कूलम में 3 × 10⁹ ESC होता है और एक कूलम में 1/10 EMU होता है, याद रखना बच्चों। एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टेबल यूनिट एंड एक कूलम में 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बच्चों। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 × इधर दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, 3 × 10⁹ ESU इक्वल 1/10 EMU, ओके। तो यहाँ से अगर ये मेरा इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो 1 E, यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, तो मतलब 1 बचा, 1 ESU इक्वल हो जाएगा मेरा 1/, ये नीचे जाएगा 3 × ये 10⁹ है, यहाँ पर 10 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 EMU, ओके। इतना समझ में आया। अगर यही हम बात करते हैं 1 EMU इक्वल, 1 ESU इक्वल कितना हो जाएगा 1/3 × 10 की पावर 10 EMU। अगर 1 EMU इक्वल बात करते हैं तो 1 EMU इक्वल क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा मैटर ऊपर चला जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, मीन 1 EMU इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 3 × 10 की पावर 10, 3 × 10 की पावर 10 ESU। समझ में आया बच्चों। 1 ESU इक्वल क्या आएगा 1/3 × 10 की पावर 10 EMU एंड 1 EMU इक्वल क्या आएगा 3 × 10 की पावर 10 ESU। ये अपॉन में रहेगा, ये और ये अपॉन में नहीं रहेगा। रिलेशन समझ में आएगा बच्चों, गुड, नोट कर लो। चलो एक पॉइंट तुम्हारा छूट रहा है, आवेश होता है बेटा, कहीं पे नोट करके लिख लेना, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, मात्रक फ्रैंकलिन होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि है ना किसने खोज किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये है ना सीजीएस पद्धति में बन गया फ्रैंकलिन, बेटा याद रखना फ्रैंकलिन, ओके। तो मेरा ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ, इसमें का समझ में आ रहा है ना बच्चों। फिजिक्स ऐसे तुम्हारी क्लासेस रेगुलर चलेगी, और जो चीज़ें जैसे समझ में ना आया कमेंट में बता दो बेटा कि ये नहीं समझ में आया, और फीडबैक भी दे दिया करो, है ना, अगर हो तो कोई, अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं। चलो थैंक यू बेटा, जय हिंद।